वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 5.2 रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। और इस मॉडल में न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया गया था। तो 1900 इस पर सबसे पहले देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये एक्सपेरिमेंट किस ईयर में परफॉर्म हुआ था और कैसे। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में भी बताया था कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। तो उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम या पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो है स्कैटरिंग को, स्कैटरिंग का मतलब होता है उनके बिखरने के अमल को, हाई जो है स्टडी किया था। अब ये कहाँ से उसने इसके बिखरने के अमल को स्टडी किया था, उसने उनको गोल्ड फॉइल में से, बारीक सी गोल्ड की फॉइल में से गुजारा था। तो अब उसने जो गोल्ड की फॉइल यूज़ की थी उसकी थिकनेस सिर्फ कितने सेंटीमीटर थी, 0.00004 सेंटीमीटर। तो लेड प्लेट ली उसने, लेड प्लेट में उसने अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम या पोलोनियम, और फिर उससे बाहर आने वाली अल्फा पार्टिकल्स को हीट करवाया गोल्ड फॉइल के अंदर। और फिर देखा कि गोल्ड फॉइल में से पास होने के बाद या उसको हिट करने के बाद वो कहाँ कहाँ जाती हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं कि उनकी स्कैटरिंग को उसने स्टडी किया। तो गोल्ड फॉइल देख लें कितनी बारीक थी, 0.00004 सेंटीमीटर। अब अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को देखने के लिए उसने क्या किया था, सारी गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी और उसकी स्क्रीन और या कोई स्क्रीन प्लेस की थी जिसके ऊपर उसने कोट किया था एक केमिकल जिंक सल्फाइड। इसको उसने एज अ डिटेक्टर यूज किया। डिटेक्टर का क्या मतलब होता है, लफ्ज डिटेक्ट से निकलना, किसी चीज को पहचानना, जानना। अगर वो ये जिंक सल्फाइड ना रखता गोल्ड 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 फॉइल के इर्द गिर्द तो उसे ये ना पता चलता अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल में से पास होने के बाद या उसको हिट करने के बाद जा किधर रही हैं। तो वो ये देखना चाहता था कि अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल में से गुजरने के बाद किस किस तरफ जाते हैं। तो उसकी स्कैटरिंग को देखने के लिए उसने सारी गोल्ड फॉइल के इर्द फोटोग्राफिक प्लेट को रखा जिसपे उसने केमिकल कोट किया जिंक सल्फाइड, और इसको हम कहते हैं कि उसने इसको एज अ डिटेक्टर यूज किया। क्यों एज अ डिटेक्टर कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हिटिंग करने से जो चमक पैदा होती है अल्फा पार्टिकल से, उससे पता चल जाता है कि वो किस किस डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जब उनको पास करवाया तो उनकी हिटिंग से ऑब्जर्व क्या किया। उसकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थी दे पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो उसने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसी थी जो गोल्ड फॉइल में से बिल्कुल सीधी गुजरने के बाद बिल्कुल फोटोग्राफिक प्लेट जो सामने वाला हिस्सा था फॉइल के उसके ऊपर हिट हुई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है बेंड हो जाना और अनडिफ्लेक्ट का मतलब होता है विदाउट बेंडिंग। तो उससे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स की चमक गोल्ड फॉइल में से गुजरने के बाद बिल्कुल सामने वाली स्क्रीन पर नजर आई, जो ये इंडिकेट करती थी कि ये बेंड नहीं हो रही, ये अनडिफ्लेक्टेड बगैर बेंड हुए स्ट्रेट गुजर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद ऐसी रेस की थी तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स, कुछ उसको ऐसी भी नजर आई जो कि डिफ्लेक्ट हो रही थी। ये चीजें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो स्ट्रेट एरो आपको नजर आ रहे हैं ये अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स का जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरते हुए जा रही हो बिल्कुल सामने फोटोग्राफिक प्लेट पर फ्लैशेस या अपनी चमक प्रोड्यूस करेंगी। बहुत कम तादाद उन रेस की थी जो कि गोल्ड फॉइल में से गुजरने के बाद कुछ एंगल्स पर बेंड हो रही थी। तो जाहिर बात है फिर वो सामने वाली वॉल के ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अपने फ्लैशेस या चमक प्रोड्यूस नहीं करेंगी, वो साइड वॉल्स के ऊपर करेंगी। लेकिन क्योंकि साइड वॉल्स के ऊपर फ्लैशेस कम उसने ऑब्जर्व किए तो उसने यही एक्सप्लेन किया कि बहुत कम रेज ऐसी थी जो कि फेयरली जो है ना लार्ज एंगल्स पर बेंड हो रही थी। फोटोग्राफिक प्लेट उसने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ रखी हुई थी, राइट साइड पे भी, लेफ्ट पे, सामने भी और पीछे भी। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी, उसने देखा कि फ्यू बहुत कम ऐसी थी जो कि डिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल वापस आ रही थी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब कैसे उसे पता चल रहा था कि ये बैकवर्ड आ रही है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड फॉइल के
जो पीछे रखा हुआ जो पोर्शन था फोटोग्राफिक प्लेट का, उसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन, ये जो चमक ऑब्जर्व की, वो बहुत कम ऑब्जर्व की, जिससे उसे ये पता चला कि बहुत कम तादाद अल्फा पार्टिकल्स की ऐसी है जो कि उसके साथ हिट करने के बाद वापस आ रही है। तो रदरफोर्ड प्रपोज दैट द रीबाउंडिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। तो उसने ये सोचा या प्रपोज किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो पीछे की तरफ वापस रीबाउंड होकर आ रहे हैं, गुजर भी नहीं रहे और साइड वॉल्स के ऊपर भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे, तो यकीनन वो न्यू एटम के अंदर कोई बहुत हैवियर पार्ट मौजूद है जिसके साथ कोलाइड करने के बाद वापस आ रहे हैं। अब कैसे उसे पता चला कि ये सेंट्रल पार्ट हैवी है, क्योंकि अगर ये पार्ट कोई लाइटर सा होता तो इनकी हिटिंग की वजह से ये शायद अपनी जगह से ही हिल जाता या निकल जाता उसमें से, लेकिन ये निकला नहीं। अल्फा पार्टिकल्स की हिटिंग के बाद वो तो अपनी जगह पे ही रहा, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स उनको हिट करने के बाद रीबाउंड हो गई। तो उसने ये प्रपोज किया कि एटम के अंदर सेंटर में जो पार्ट है वो यकीनन कोई बहुत हैवी पार्ट है, जिसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। जब रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, इन 3 ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करने के बाद वो इस काबिल हो गया कि वो अपने एटम का एक मॉडल प्रेजेंट कर सके कि एटम कैसा है। तो उसने प्रपोज किया कि एटम का मॉडल प्लानिटरी मॉडल ही की तरह दिखाई देता है, जो कि जो प्लानिटरी मॉडल ही है एटम का, जो कि बिल्कुल कैसे दिखाई देता है, सोलर सिस्टम की तरह। सोलर सिस्टम में सन होता है और इर्द गिर्द जो है ना वो प्लैनेट्स हैं उसके, बिल्कुल इसी तरह एटम को भी उसने तशबीह दी कि वो प्लानिटरी मॉडल से कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें एटम के अंदर बीच में एक टाइनी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अप्रोप्रिएट नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अप्रोप्रिएट नंबर मीन्स क्योंकि हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे अब अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है बाहर, हीलियम है उसमें 2 हैं, लिथियम पर आ जाए तो 3 हैं, तो बेरिलियम पर आ जाए 4 हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन एटम एज अ होल चूंकि न्यूट्रल होता है, इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उसने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर उतने ही उसको सराउंड कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से डिफरेंट हो जाए। एटम चूंकि न्यूट्रल होता है, उसने अपने मॉडल में देखें, अब ये पॉइंट्स याद रखनी है। पहला उसने ये कहा कि एटम के अंदर टाइनी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो चीज अप्रोप्रिएट नंबर में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद एटम चूंकि न्यूट्रल है, इस वजह से ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसी तरह रदरफोर्ड मॉडल में जो तीसरी अहम बात उसने जो है वो अपने मॉडल में प्रेजेंट की या प्रपोज की, वो ये कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। अगर वो स्टेशनरी होंगे तो क्या होंगे, वो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर लेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अट्रैक्शन की वजह से उसके अंदर फॉल कर जाएंगे। तो इसलिए उसने कहा कि जो स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हों, और स्टेशनरी कभी नहीं हो सकते। स्टेशनरी अगर हुए तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से वो अंदर फॉल हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि रदरफोर्ड ने बहुत सक्सेसफुल मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें डिफेक्ट भी था। डिफेक्ट ये था कि उसने एटम की स्टेबिलिटी को सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया। उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और उसके जो एनर्जी कम होगी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी कम होना चाहिए, और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि वो रेडियस के कम होते होते और एनर्जी के कम होने की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाए। लेकिन हमें कभी भी अपनी कॉमन लाइफ में कोई एटम ऐसा नजर नहीं आया कि जो इस तरह से कोलैप्स कर जाता हो, तबाह हो जाता हो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर फॉल करने से। लेकिन ये इस चीज़ का आंसर हमें सही तौर पर उसके मॉडल में नज़र नहीं आता कि एक इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व करने की वजह से एनर्जी उसे लूज करनी चाहिए, और लूज करने की वजह से उसका रेडियस कम होते जाना चाहिए, और एक वक्त ऐसा भी होना चाहिए कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाए। ऐसा कभी नहीं होता, एटम हमेशा स्टेबल होता है। तो वो स्टेबल क्यों है, इसकी सही तौर पर आंसर हमें उसके मॉडल में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा।